दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर भारत देश में एक नया टर्म आपको और मुझे सुनाई देने लग गया जो कि है हाइब्रिड। सो माइल्ड हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड, बहुत सारे हाइब्रिड जो चीजें हैं, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी काम करती है? सुपर कार से लेके एक ऑर्डिनरी कार तक क्यों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से आपका व्हीकल फास्ट भी होता है, एफिशिएंट भी होता है, एंड इसके अंदर क्या सारे अलग चीजें मिलती है एक ऑर्डिनरी कार के कंपेयर में, इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस करने आज हम लेकर आए हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जिसके अंदर आपको फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। टोयोटा के पास में कैमरी के अंदर ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी काम में ले रहे थे, आपके और मेरे लिए अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कॉस्ट में मिलने लग गई। कैसी ये कार चलती है डीजल कार के कंपेयर में, आपको इनोवा हाई क्रॉस के अंदर किन सारी चीज़ों का और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आज वाले व्लॉग में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं इस वक्त आया हूँ जिम कॉर्बेट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल अमेजिंग नेशनल पार्क है, जहां पर हम इस कार को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। 7 लोग गाड़ी में बैठेंगे, हर चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच से और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन का दबा दे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अद्भुत अनुभव पर। दोस्तों ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कार के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत यहां पर आपको चाबी मिलती है, जिसपे इधर की तरफ इनोवा की ब्रांडिंग मिलती है, एंड इस तरफ जैसे आप देखेंगे वैसे टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ में आपको लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपन करने का बटन मिल जाता है। अगर एस्थेटिकली मैं बात करूं तो गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी है, कितनी अंदर से फील देती है, कितना ऊपर की तरफ हेडरूम और लेग रूम मिलता है, वो तो जब अभी हम कार चलाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। टोयोटा के खूबसूरत लोगों के साथ आपको फ्रंट के अंदर यहाँ 360 कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, एंड इसके साथ में आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है। जब हम रात को कार को चलाएंगे तब हाई बीम, लो बीम, इन सारी लाइट्स की रोशनी के ऊपर बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पर कार के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं, और लाइटों की रोशनी और बाकी सारी चीज़ों के साथ ही अगर आपको लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए तो उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। जैसे आप साइड से देखते हैं वैसे एग्जैक्टली आपको एमपीवी वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ देखने को मिलता है। वाइड ओआरवीएम के साथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिलती है। तो हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के टाइम हाइब्रिड ही है, एंड आने वाले टाइम पर जब डीजल बंद होने वाली कगार पे आ जाएगा तो एटलीस्ट यू हैव ए ऑप्शन कि आप इन्हीं गाड़ियों को लेकर वो डीजल वाला फायदा उठा रहे होंगे। आइए चलते हैं पीछे की तरफ और मिलवाते हैं हमारे सारे दोस्तों से। तो सबसे पहले जैसे ही आप देखेंगे वैसे यू विल फाइंड आउट कि सारे के सारे हमारे जो साथ में दोस्त हैं। हेलो भाई। हेलो। सो दोस्तों प्लान ये था कि अगर मैं एक एमपीवी को लेकर जाऊं जिसमें 7 सीट हो तो 7 लोग तो होने चाहिए ना। तो हमने जिम कॉर्बेट का ये वाला प्लान इसीलिए बनाया ताकि 7 लोग आराम से बैठ सकें और उसके साथ कार को प्रैक्टिकली टेस्ट करा जाए और टेस्ट करा जाए। सो सबसे पहले जैसे आप देखते हो 7 लोगों के हिसाब से बहुत सारा यहाँ पर आपके पास में लगेज हो रहा होता है, जिसको रखना एक प्रैक्टिकली बहुत बड़ी अप्रोच है। हाय गाइस। सो कार के अंदर प्रैक्टिकली आपको जो ट्रंक मिलती है दोस्तों, इस सेगमेंट की कार के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा होता है। एंड उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात ये है, अनलॉक कर लेते हैं कार को जैसे आप यहाँ देखते हो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आपको यहाँ पर टेलगेट मिलता है, जिसके साथ अगर हम 7 लोग नहीं होते उस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ ये जो सीट है इसको पूरी तरह ऐसे फोल्ड कर देते, जिसके बाद में हमारे पास पीछे की तरफ बहुत सारा स्पेस बन जाता, ताकि अगर हम 4 लोग जा रहे हैं, ओवरलैंड करने जा रहे हैं लेह लद्दाख जैसे किसी क्रेजी लोकेशंस पर, तो आपके पास में बहुत सारा यहाँ पर स्पेस होता। पर इसके अलावा अगर आप 7 के 7 लोग बैठेंगे तो करना क्या होगा, स्ट्रैप खींचो, सीट स्ट्रेट करो, जिसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है सामान रखने के लिए। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, जब मेरे साथ में सारे के सारे अडल्ट चल रहे होते हैं तो इसमें इन सीटों को इतना स्ट्रेट रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अगर छोटे बच्चे बैठे हैं, थोड़ी दूर के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में आप इन सीट को स्ट्रेट कर सकते हो। अदरवाइज ब्यूटी ये है कि इस सीट को रिक्लाइन करके आप इस लेवल तक रिक्लाइन कर सकते हो। तो आप एक बार जरा डिफरेंस देख लो, इस सीट में और इस सीट में आपके पास में इतना सारा यहाँ पर ऑप्शन होता है सीट को आगे और पीछे एडजस्ट करने का। दूसरा सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि आपको कार में प्रैक्टिकलिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पीछे वाली जो सीट है इसके लिए भी हेडरूम मिलता है, एंड आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं ना हेडरेस्ट मिल रहा होता है।
पर बीच वाले पैसेंजर जो बैठते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मैकेनिज्म मिलता है, रिमूवेबल। ये आपका जो हेडरेस्ट है, अगर आप कार नहीं चला रहे हो, मतलब पीछे की तरफ लोग नहीं बैठे, इसको यहाँ पर लगा दो, जिसके बाद में ड्राइवर भैया के लिए पीछे की तरफ अच्छा खासा रेयर व्यू विजन अच्छा मिल रहा होता है। पर इन केस मेरे साथ में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई ना कोई झगड़ा ना करे कि भाई मेरे लिए तो हेडरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। टोयोटा हाई क्रॉस के अंदर आप सब लोगों के लिए हेडरेस्ट मिलेगा ताकि आप सब लोग लॉन्ग ड्राइव पर मेरे साथ कर सके बहुत सारा चिल। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं, अच्छी स्टर्डी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक बेस मिल रहा होता है, जिसके आपको राइट हैंड साइड यहाँ पर पीछे ट्रंक में लाइट मिल जाती है। रात को सामान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया था। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे JBL का आपको सबवूफर मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो ये पूरा का पूरा रोड ट्रिप है ये और ज़्यादा अमेजिंग हो जाए। जैसे नीचे की तरफ आप देखोगे, अगेन यू हैव एम्पल ऑफ स्पेस जिसमें आप अपने रिकवरी टूल्स, टायर इन्फ्लेटर जैसी सारी चीज़ें रख सके। एंड इसके अलावा इस तरफ आपके पास में जैक और साथ में DPF फिल करने के लिए, DPF नहीं है आई गेस कुछ और चीज़ होगी, यहाँ ये ऐसी पड़ी है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो इसमें DPF वाला लोड ही नहीं है। और उसके अलावा आपको यहाँ बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। विल ट्राई कि अगर आप हमें कमेंट करके बोलोगे तो हम इस गाड़ी के अंदर स्टेपनी कैसे लगाते हैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों इंतजार किसका कर रहे हो, बहुत देर से बोर हो गए, जल्दी से ये जो इतना सारा हमारा लगेज है आइए सीधा का सीधा इसको अंदर रखते हैं। अब दोस्तों लगेज तो हमने सारा रख लिया और अब यहाँ से इलेक्ट्रिकली ही आप टेलगेट बंद कर देते हैं। ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हो इस टेलगेट को, जिसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो बना देंगे गाड़ी के जितने भी टेक्निकल फीचर्स हैं इन सब के ऊपर। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे सॉफ्ट क्लोज ये पीछे की तरफ से डोर हो रहा होता है। अब होता क्या प्रैक्टिकली, कई बार छोटा मोटा सामान भारत देश में हम जब रख रहे होते हैं तो आगे पीछे कर देते हैं। उस केस में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, हरदम अगर ये बंद ना हो तो हल्का सा इसे हार्श प्रेस करोगे, उससे ये आराम से बंद हो जाएगा। टेक्निकली मुझे ये वाली जो फीचर है बहुत अच्छा लगा है, पर अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए इस फीचर को आगने वाले टाइम पर कम भी कर दे और किसी और चीज़ को इम्प्रूव कर दे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैनुअल जो टेलगेट है वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं होते। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और आइए आज की ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों चलिए कार चलाना शुरू करते हैं, मगर उससे पहले कुछ यूनिक फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर चाबी मिलती है, इनोवा की ब्रांडिंग, और इस तरफ लॉक अनलॉक और ट्रंक इलेक्ट्रिकली ओपन करने का बटन मिलता है। चाबी को आप अपनी पॉकेट में रखो और कीलेस एंट्री को फ़ायदा उठाओ। सबसे पहले बहुत यूनिक फंक्शन है, रिक्वेस्ट सेंसर अलग टेक्निक से यहाँ पर काम करते हैं। जैसे आप अंदर हाथ डालते हो वैसे अपने आप आपकी कार अनलॉक हो जाती है। अनलॉक करने के लिए जैसे इस जगह पर आप प्रेस करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके से वापस कार लॉक हो जाती है, विच इज़ सुपर कूल फंक्शन। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सीट को सेट करने का फंक्शन मिलता है, दो आपको मेमोरी फंक्शन मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली इस सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट मिल रही होती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिलते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड ऑटो पावर विंडो स्विच मिलता है जो कि ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देता है। कार करीब 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। सो एजिंग में क्या क्या सारी चीज़ें हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं सबसे पहले ORVM सेट करने का यहाँ बटन जो है इसके ऊपर की कैप गायब है, जिसके साथ में ORVM यहाँ से आप ऑटो फोल्ड कर सकते हैं। साथ के अंदर पीछे वाली पावर विंडो स्विच अगर नहीं काम में लेनी, बच्चे बैठे हुए तो इस बटन को दबा के आप बंद कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन, नीचे की तरफ बॉटल रखने की जगह एंड छोटा मोटा सामान रखने की जगह मिलती है। अच्छा बड़ा एंड डीप यहाँ पर आपको कभी स्पेस मिल जाता है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। नीचे की तरफ बिकॉज इट्स ऑटोमेटिक कार तो इसलिए ओनली एक्सीलेटर और ब्रेक पैडल और डेड पैडल यहाँ पर मिलते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको दो बटन मिल जाते हैं जिसकी मदद से मैनुअली फ्यूल लिड और उसके साथ में आप हुड फ्रंट के अंदर जो बोनट है उसको ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे इलेक्ट्रिकली जो टेलगेट है उसको ओपन करने का बटन, हेडलाइट लेवलाइजर एंड यहाँ पर हेडलैम्प जो है इसके लिए भी आपको एक ऑटो का बटन मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आई रियली विश अगर ये कूल्ड होता तो ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा आ जाता, बट स्टिल आपके पास जो स्पेस है ये बहुत सारा है। एंड यहाँ पर आपको सॉफ्ट कुशनिंग के साथ में आपको एक हैंड रेस्ट मिल जाता है, हालांकि आगे पीछे नहीं होता, पर जिस हिसाब से इसकी साइज़ रखी गई है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर भी पानी की बोतल रखने की आपको जगह मिल जाती है। चारों तरफ सिल्वर कलर की लाइन, थोड़े थोड़े स्क्रैचेस समय के साथ हो चुके हैं, अच्छे डीप है। आई रियली विश इनमें भी वेंटिलेशन आ सकता था। एंड उसके साथ यहाँ पर बहुत यूनिक स्टाइल के अंदर आपको कंसोल मिलता है जिसमें मिलते हैं गियर नॉब्स। अब
ये गियर नॉब्स वगैरह वॉक अराउंड में आप देख चुके हो। आइए अब शुरू करते हैं कार चलाना एंड टेस्ट करते हैं सबसे पहले ऑफ द रोड। सो आइए दोस्तों कार चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं सीट बेल्ट्स। सो यहाँ पर आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलता है। जैसे सीट बेल्ट लगाओगे वैसे ही आपकी जो सीट है वो अपने आप आगे की तरफ हो जाती है, और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलकर सीट बेल्ट उतारते हो वैसे आपकी सीट पीछे हो जाती है, जो कि एक बहुत कूल फीचर है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी आप कार में बैठते हो तो ये वेलकम फंक्शन हरदम आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल बना रहा होता है। सीट को हम हमारे हिसाब से सेट कर लेते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो सीट का जो आपको मैकेनिज्म मिलता है बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सीट हो, तो जो पार्ट है उसको आगे पीछे करो और अपने आप आपका काम हो जाएगा। सेट का फंक्शन बड़ा बेसिक सा है कि आप सेट बटन दबाओ और उसके बाद लॉन्ग प्रेस करके रखो, आपकी सीट जो है अपने आप सेट हो जाती है। पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। गाड़ी ऑन करो, सीट को अपने हिसाब से आप सेट करो जहां पर आप करना चाहते हो, एंड करने के बाद में सेट बटन दबा के जैसे आप प्रेस करके रखते हो वैसे ही आपने जिस मोड पे सेट करा है, मतलब सेट दबाओ 1 दबाओ, आपके हिसाब से सीट सेट हो गई। 2 लोगों के हिसाब से कंफर्टेबल रहेगी, 1 और 2 सेट कर दोगे तो बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कार में बैठते हो तो लास्ट जो सेटिंग है उसके हिसाब से आपकी सीट हो जाती है। अगर आप दूसरे इंसान हो तो आपको एक बार बटन दबाना है और अपने हिसाब से सेट कर लो। ORVM सेट करने का भी बेसिक सा फंक्शन है, राइट में स्क्रॉल करो एंड ऊपर नीचे एडजस्ट कर लो। हालांकि ये तोड़ रखा है, मीडिया ड्राइव में आप समझ सकते हो व्हीकल में छोटी मोटी चीज़ें होती है, बट फिर भी यहाँ पर जो हमारा व्हीकल है, सबसे पहले दिखा दूं मैं आप लोगों को कितनी चली है। यहाँ पर जो व्हीकल है वो 58,378 किलोमीटर चल चुकी है। इससे पहले ऑलरेडी मैं इसको 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ। आप सोचो 60,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी व्हीकल में एजिंग नहीं है, एंड आपको इनोवा 8-8 लाख किलोमीटर चली हुई ऐसी कैसी दिखती है, जैसे कि डिपेंड करता है कि आप उसे मेंटेन कैसे करते हो। अब सबसे पहले व्यू की बात करूं, इट फील्स वेरी नाइस। ऊपर की तरफ वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड में मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैक्सिमम गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, पर होना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाला इंसान अमीर भी है और वो कार रखने का शौकीन है। ऐसा नहीं है कि यार शॉफर ड्रिवन वाली सी आप बात कर देते हो। यहाँ पर माइक और उसके साथ में ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। बहुत सारी गाड़ियों में ये भी मिसिंग होता है। एंड नीचे टिकट होल्डर। IRVM की बात करूं, ऑटो ये मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एडास के साथ IRVM मिलना, और वो भी ऑटो। रिफ्लेक्शन आता है, अपने आप अपने हिसाब से सेट कर लेगा। SOS का बटन, जिसके साथ में यहाँ पर आपको लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, जिसके साथ यहाँ पर आपको कर्टेन जो है उसको ओपन करने का बटन मिलता है। बहुत फ्लूडिक है, आराम से पीछे की तरफ चला जाता है, बहुत धीरे भी नहीं जाता तो बहुत तेज भी नहीं जाता। एंड दूसरा डेडिकेटेड बटन अलग से आपको सनरूफ का मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेम टाइम पे अगर आपको सिर्फ वेंटिलेशन चाहिए उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड बटन है, जो कि इनोवा की बहुत बड़ी खास बात है, मतलब स्पेशली टोयोटा की, कि हर एक चीज़ के लिए आपको एक स्पेशल बटन मिलता है। इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, मतलब आप ये मानकर चलो गाड़ी कब ऑन होती कब ऑफ होती पता भी नहीं चलता। स्पीकर कार में कुल मिला के 9 मिलते हैं। बहुत अच्छा साउंड है, मतलब डिसेंट से अच्छा साउंड है। स्क्रीन थोड़ी सी यहाँ पर छोटी और थोड़ी सी बेसिक सी महसूस होती है। ये वाली स्क्रीन 7 इंच की, ये 10 इंच की है। अभी आप लोगों को बताते हैं इन्हें स्क्रीन में क्या क्या फंक्शंस है। कोने पर आपको यहाँ पर एक्सपोज्ड ही सामने की तरफ दिखते हुए C टाइप चार्जर और उसके साथ में USB-A यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसके साथ यहाँ पर अच्छा स्टर्डी गियर नॉब हल्का सा MPV स्टाइल में मिलता है। और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे आप स्टेयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हिसाब से सेट कर सकते हो, विच इज़ सुपर कूल। सो हम जैसे लोग और ज़्यादा इस कार में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आइए बाकी बातें करेंगे, पर उससे पहले कार चलाना शुरू करते हैं। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगा के जैसे आपने D में डाला वैसे आपकी कार ऑन हो गई। अभी तक इंजन ऑन था, अब एकदम से इंजन ऑफ हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखते हो इस वक्त बैटरी के ऊपर व्हीकल चल रहा है, D में हमने डाला। अब रिवर्स करना हो तो R में लगाओ। R करते आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखती है। N मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद में यहाँ गया D। स्पोर्ट्स मोड में चलाना हो इस तरफ करो, उसके बाद में प्लस और माइनस कर सकते हो। अब स्पोर्ट्स मोड में आप प्लस माइनस जो करते हो, इसके अलावा यहाँ पर भी D के अंदर भी आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। हम एक काम करेंगे, हम D में भी आपको कार चला के दिखाएंगे, और इसके अलावा S के अंदर भी अभी D में हमारा व्हीकल चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है। 40 की स्पीड तक बैटरी पर ही चलेगा। अब जब बहुत स्लो होते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कैमरा दिख रहा होता है। यहाँ से हमने ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करा। कोई पता नहीं चलता दोस्तों, जब आप इस व्हीकल को लेकर चलते हो ना, साइलेंट, नोबडी गेट टू नो, इवन डॉगू डोंट नो
कि पास से कोई व्हीकल निकला, इतना ज़्यादा साइलेंटली आराम से चल रहा होता है। अभी हमारी गाड़ी में एसी ऑन है तो एकदम से वापस इंजन ऑन हो चुका है। एसी कंट्रोल्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। आपको वेंटिलेटेड सीट के डेडिकेटेड कोने पर सामने ही बटन मिल जाते हैं। क्यूट सी स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको बेसिक सारे फंक्शंस मिल जाते हैं कि वेंटिलेशन कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कहाँ पर रखना है, एंड हर चीज़ के लिए फिजिकल बटन मिल रहे होते हैं जो कि ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। फिजिकल बटन के जस्ट नीचे की तरफ आपको फ्रंट रियर फॉगर, रेयर डिफॉगर, सर्कुलेशन ऑफ एयर, आप ऑटो एसी रखना चाहते हो, बंद रखना चाहते हो, इसके भी आपको फिजिकल बटन मिलते हैं। लेफ्ट की तरफ स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है। इस वक्त हम जो ऑफ रोड रास्ते पे जा रहे हैं, ये बेसिक रीज़न है कि आप जो व्हीकल लेकर चल रहे हो सकता है आपका फार्म हाउस हो सकता है आप शहर के साथ में गांव में भी रहते हो। अगर मैं इन खड्डों की बात करूं तो सबसे पहले एक तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि यार परेशान हो रही है गाड़ी, वैसे वाली सी चीज़। एंड दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा होता है पर वी आर ट्राइंग कि हम आपको कंटेंट जो दें वो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव दे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलता। 60,000 किलोमीटर के हिसाब से और खाली गाड़ी के हिसाब से, टायर प्रेशरों में फुल हवा के हिसाब से हल्का सा आपको रैटलिंग साउंड धड़-धड़ फड़फड़ वाला आ रहा होता है, पर वो मैनेजेबल है। मतलब जिन रास्तों में आप चल रहे हो इन रास्तों में ऐसा साउंड आ सकता है, पर टिल नाउ स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है, सो कंफर्टेबल है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होती। एंड गाड़ी में जिन लोगों को लगता है कि यार ऐसे रास्तों में मेरा व्हीकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो आराम से आपका व्हीकल निकल भी जाता है। मिट्टी में कोई भी आपको परेशानी नहीं होती, हालांकि बहुत हार्डकोर मिट्टी ना हो, पर ये जो सैंड है इसमें आपका व्हीकल चलने में कोई भी आपको परेशानी नहीं करता। हालांकि व्हीकल लंबा है पर कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि यार बहुत लंबी गाड़ी में चला रहा हूँ। आइए अब थोड़ी सी सैंड के अंदर और इन रास्तों में स्टेबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं। सो हियर वी गो, अब भगाना शुरू करते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल हमने ऑफ इसलिए करा था ताकि हम इस वाले रास्ते इस व्हीकल को अच्छी तरीके से टेस्ट कर लें। नाइस। सो भागने में कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलती। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा होता है। कंट्रोल जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छा है। हल्की सी गाड़ी लंबी होने की वजह से टेल पीछे की तरफ जाती है। एबीएस सेंसिटिव है, मतलब ऑफ रोड के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और गाड़ी में उतना बॉडी रोल भी आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता। ये लो, हल्का सा शार्प टर्न लेते हैं। टायरों की आवाज़ आती है पर व्हीकल इज टोटली सेफ। तो दिस व्हीकल इज नॉट मेड फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग और रेसिंग, पर अगर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी इस व्हीकल को लेकर ऐसे किसी रास्ते थोड़ा तेज भी चल लेते हो तो भी चीज़ें सॉर्टेड आउट है। सो दोस्तों, आ चुके हैं हम गुड़गांव के हार्डकोर ट्रैफिक के अंदर और यहाँ पर ये व्हीकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। सो पिछले कुछ दिनों इस व्हीकल को एक्सपीरियंस करने के बाद में मुझे जो पर्सनली लगा वो ये लगा कि जिन लोगों की 60 से 70% रनिंग शहर में ज़्यादा है और हाईवे पर 30 से 40% है, उन लोगों के लिए हाइब्रिड कार बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। उन लोगों के लिए जो कि एनसीआर जैसी जगह पर रहते हैं, जो दिल्ली जैसी जगह रहते हैं, जहां आपको पेट्रोल कार लेनी ही पड़ेगी, डीजल नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए ये कार बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। एंड ऑटोमेटिक कार में एक अच्छे माइलेज देने वाली कार अगर आप देखें, उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो जाती है। सबसे पहले 360 कैमरा डिसेंट है, बहुत अमेजिंग नहीं है तो बिल्कुल ख़राब भी नहीं है। जैसे ये गाड़ी रुकती है, स्लो डाउन होती है, वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइंस के साथ में कैमरा दिखने लग जाता है। चाहो तो बंद कर सकते हो, पर ये फीचर बहुत काम का है। फ्रंट वाले व्हीकल से हरदम आप गैप बना के चल रहे होते हैं। 360 कैमरा का सेकंड विजन यहाँ पर आपको दिखता है, जिसके साथ गाइडिंग लाइंस भी आपको दिखती है। अब व्हीकल आपका बहुत लंबा है, मतलब जस्ट इमेजिन करो इट्स ए 7 सीटर कार, पर आपका जो व्हीकल है इसकी सीट्स और उसके साथ में आपको जो स्टीयरिंग मिलता है, सीट वाई, क्योंकि सीट इस तरीके से सारी चीज़ें मिलती है कि ब्लाइंड स्पॉट कहीं पर भी नहीं रहता। एंड क्योंकि इस व्हीकल के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टीयरिंग मिलता है, उसका फीडबैक आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक पावर टेरेन, तो होता क्या है कि इंस्टेंट जब आपको पावर चाहिए होता है वैसे ही आपका व्हीकल रिस्पॉन्स करता है एंड इंस्टेंट आप कहीं पर भी निकल पाते हैं, जो कि शहर में तो इस व्हीकल को बहुत क्रेजी बना देता है। मतलब जो भी इसको पहले देखेगा उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी कार है, बहुत भारी कार है, पर जो चलाने लगेगा तो दे विल रियलाइज़ कि यार ये बहुत कंफर्टेबल है, इसको लेके आप कहीं से भी इधर उधर निकल सकते हो, ब्लाइंड स्पॉट कहीं पर भी नहीं होता, ORVM अच्छी खासी विजिबिलिटी दे रहे होते हैं। एंड इसके अलावा आपको
जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे एक तो ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इसकी शहर में तो बहुत अच्छी आपको मिल रही होती है। इंस्टेंट आप ब्रेक लगाते हो तो आपका व्हीकल रुक जाता है। एंड इसके अलावा आपको एक इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला जो फंक्शन मिलता है, वो कई बार शहर में भी आपको ये रियलाइज़ करा रहा होता है कि भाई यहाँ ध्यान रखो। जब आप रिवर्स ले रहे होते हो इस कार को, तो एडास के अंदर जो आपका, जिसे कहते हैं ना, पैसेंजर जो पीछे की तरफ आगे पीछे लोग सराउंडिंग में चल रहे होते हैं, उनके लिए भी आपको इतने अलर्ट दे रहा होता है कि जब आप व्हीकल आगे पीछे लेते हो, पीछे से कोई बाइक जा रही है, आपको यहाँ अलर्ट मिलने लग जाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट हो जाती है। तो शहर का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा है। आइए अब चलते हैं हाईवे के ऊपर और इस व्हीकल को हाईवे पे भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हाईवे पर और सबसे पहले कॉर्नरिंग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे शार्प टर्न है, जिसके ऊपर जैसे आप गाड़ी को टर्न कर रहे होते हो तो आपको आपकी गाड़ी के बॉडी रोल का अंदाज़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा टर्न है, मगर फिर भी डिसेंट बॉडी रोल यहाँ पर आपको महसूस हो रहा होता है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से। तो सबसे पहले अगर आप हाईवे की बात करते हैं तो आपको चाहिए होता है एक अच्छा क्रूज़ कंट्रोल। एंड यहाँ पर इनोवा हाई क्रॉस के अंदर जो सबसे अमेजिंग चीज़ आपको मिलती है वो ये है कि इसमें आपको दो क्रूज़ कंट्रोल मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल और उसके अलावा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, दोनों में से आपको जो भी चलाना आप दोनों के दोनों एक्सेस कर सकते हो। सामने की तरफ जो स्क्रीन है इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। पावर, इको, चार्ज करके जो मोड है वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे होते हैं। अब आप जैसे ही व्हीकल हाईवे पे चलाने लगते हो और एक स्पीड से ऊपर जाने लगते हो, मतलब 60 से ऊपर जाने लगते हो, वैसे ही इसके अंदर लेन असिस्टेंस काम करने लग जाता है। आपको अगर काम में नहीं लेना तो आप अंदर से बंद कर सकते हो, पर जब भी आप अपने व्हीकल को ऑन करते हो हरदम ये प्री डिफाइंड अपने आप ऑन हो जाता है। राइट हैंड साइड फ्यूल गेज और उसके साथ में टेम्परेचर गेज यहाँ पर मिल रहा होता है। एंड इस तरफ आपको बहुत सारे बटन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ जो बटन है इनके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, जिसके लिए हमको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। पीछे कोई भी नहीं है, यस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आता है एक ईवी मोड। ईवी मोड में आप अपने व्हीकल को लेकर चलोगे, आपका इंजन नहीं चालू होगा, बिल्कुल बैटरी के ऊपर आप चुपचाप चलते हुए जा सकते हो। अगर बैटरी में पावर होगा तो उतने ही देर के लिए, एंड 40 किलोमीटर के अंडर। दूसरा ड्राइव मोड इको, यहाँ पर पावर और उसके साथ में तीनों मोड्स मिलते हैं। इको में सबसे अच्छा माइलेज मिलेगा, डायरेक्ट इसका आपको यहाँ बटन मिल जाता है, जिसके साथ में यहाँ पर होल्ड का बटन मिलता है। होल्ड का बटन दबाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नॉर्मल आपने गाड़ी चलाई, यहाँ पर ब्रेक लगाया और ये है रेड लाइट, तो आपने जैसे व्हीकल को रोका, आपका व्हीकल होल्ड के अंदर यहाँ पर एग्जैक्टली होल्ड हो जाता है, जिसके लिए होल्ड की एक लाइट आ रही होती है। अगर आप होल्ड का बटन बंद कर देते हो तो जैसे आप यहाँ पर डी में ब्रेक लगाते हो, रुकते हो, आपने ब्रेक छोड़ा और आपका व्हीकल चलने लग जाता है। अब सबसे पहले आप लोगों का एक जो सवाल है कि मिनिमम किस स्पीड पे आपका व्हीकल चल रहा होता है। सो करीब 10 से 20 की स्पीड से आपका मिनिमम व्हीकल यहाँ पर जो है क्रूज करता हुआ चल रहा होता है, जब भी आप नॉर्मल अपने व्हीकल को चला रहे होंगे आइडल स्पीड के ऊपर। दूसरी चीज़, जब आप नॉर्मल चलाते हो इको मोड में, इस सबसे पहले 0 से 80 टेस्ट कर लेते हैं। सो करीब इतनी देर के अंदर आपका व्हीकल 0 से 80 चला जाता है इको मोड के अंदर। ड्राइव मोड चेंज करके नॉर्मल कर देते हैं, एंड जैसे ही आप यहाँ पर नॉर्मल में आते हो वैसे ही पीछे की तरफ कोई नहीं है, यस चेक। अच्छा खासा रश है आज हाईवे पर, और यहाँ पर हम नॉर्मल मोड में भी चेक कर लेते हैं 0 से 80। सो करीब इतनी देर के अंदर आपका व्हीकल 0 से 80 हो जाता है। अब जब आप नॉर्मल व्हीकल को 80 के अंदर चला रहे हो, जब भी आप चला रहे हो, आपको लगता है कि यार मुझे ओवरटेक करने के लिए किसी गियर में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं किसी हिल एरिया में चढ़ रहा हूँ, मुझे सेकंड गियर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे थर्ड गियर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वहाँ पर काम करते हैं पैडल शिफ्टर। तो आपका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, मगर इसमें मैनुअल के भी आपको सारा फन मिल जाता है। सो जैसे आप यहाँ देखते हो, सबसे पहले यहाँ पर D2, अब D2 के अंदर आपकी गाड़ी देखो हाई रेव हो रही है। आपने एक्सेलरेटर अगर दिया, वापस आप D में आ जाते हो, जिसके बाद में D1, D2, D3 जैसे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, D2, D3, D4 और D5। सो कुल मिला के 5 गियर है, सिक्वेंशियल गियर है। डायरेक्ट इसके अंदर ई शिफ्ट करके कहते हैं कंपनी ये चल रही होती है, एग्जैक्ट गियर नहीं लिखे होते, पर यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 गियर दिख रहे होते हैं। व्हीकल आपका बहुत स्मूथ है, हाईवे के ऊपर चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पर उसके साथ में एक लोगों का बहुत बड़ा वहम है, जिसको मैं आज दूर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ। जब आप एक ऐसी कार चलाते हो जिसमें आपको माइलेज चाहिए, वहाँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता,
एंड हाइब्रिड इंजन जो हैं ये छोटे इंजन होते हैं, बेसिक बैटरी को पावर देने के लिए बने हुए होते हैं, इसीलिए आप इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होंगे। अब होता क्या है, जो इंसान तमीज से कार चलाना चाहता है, आराम से कार चलाना चाहता है, देखो उनको तो आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। मगर अगर आप ये सोचो कि ऐसा एक्सेलेरेटर दो और बहुत तेज चलाओ, वहाँ पर ये इंजन चीख रहे होंगे। अब वो चीखना लाजमी है क्योंकि इंजन छोटे हैं, आप उनको तेज़ भगाने में लग रखे हो, तो ऑब्वियसली दे विल बिहेव लाइक दैट। 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, अच्छा रिलायबल रिफाइंड इंजन है, कोई भी इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। एंड बिलीव मी गाइज, आप जब 110 120 पे भी क्रूज करते हो ना इस व्हीकल के साथ में, कहीं पर भी आपको ऐसे महसूस नहीं होता है कि यार ये परेशान कर रहा है, अनटिल अनलेस आप किसी को ओवरटेक करने के लिए एकदम से भगाओ। देखो इंस्टेंट पावर मैंने आपको नॉर्मल और इको में दिखा दी, अभी मैं थोड़ी देर में आपको जो पावर मोड है उसमें भी इसका पावर दिखा दूंगा। पर टिल नाउ अगर आप नॉर्मल चला रहे हो, आपको किसी को ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ करता है, पर ऐसा नहीं है कि पावर परफॉर्मेंस में भी कहीं पर भी आपको कमी महसूस हो। दूसरी चीज़, अगर आप इस तरफ इसको शिफ्ट करते हैं तो आप ड्राइव मोड के अंदर स्पोर्ट्स मोड में आ जाते हैं, जिसके अंदर भी वही पैडल शिफ्टर की तरह आप क्रूज कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको मैनुअल शिफ्टर मिल जाता है, जिसमें आप आराम से S5 में चल रहे हो तो आपकी S5 में मैक्सिमम पावर आपको यहाँ मिल रही है। अब डिफरेंस क्या है शिफ्टर से, मतलब पैडल शिफ्टर से और इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप पैडल शिफ्टर चलाते हो ना, तो आप जिस भी गियर के अंदर अपने व्हीकल को लेके चल रहे हो, उस गियर से जैसे ही आप ओवर रेव करोगे, गाड़ी को ऐसा महसूस होगा कि यार इस गियर में मैक्सिमम इतना ही पावर है, वो क्या करेगी, वो डायरेक्टली डी में शिफ्ट कर देती है। मगर वहीं जब आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर चल रहे होते हो, अगर आप 4th गियर में हो, आपका व्हीकल 4th गियर में ही रहता है एंड उसका पीक आरपीएम जो है उसको ये टच कर रहा होता है। मैं वापस आप लोगों को बेसिक डेमो दे देता हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए समझनी आसान हो जाए। यहाँ पर मैं डी में हूँ, मैंने माइनस करा, अभी आ गए हम D3 के अंदर, मैंने ओवर रेव करा, मेरी व्हीकल भागा मगर ये वापस डी के अंदर आ गया। वहीं पर ही मैं अगर इधर की तरफ इसको S4 में करता हूँ या S3 में करता हूँ, S3 के अंदर मेरा व्हीकल जो है, देखो S3 में ही लगातार रह रहा है, S4 के अंदर वो शिफ्ट नहीं कर रहा है। और ये शिफ्ट आप करोगे, S4 के अंदर आ गए, अब आपका व्हीकल S4 के अंदर शिफ्ट हो रहा है। देखो, तो अगर आप किसी को ओवरटेक करने के लिए आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने व्हीकल को इस मोड के अंदर चलाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि भाई कहीं पर भी मैं परेशान हुआ। हालांकि आगे हम चल रहे हैं तो हम इसे पहाड़ पे भी बिल्कुल एक खड़े हुए स्पॉट के ऊपर चला के वहाँ पर भी टेस्ट कर लेंगे। पर टिल नाउ ये जो एक्सपीरियंस है बहुत फैबुलस है एंड आपका व्हीकल जो है उसमें अच्छा खासा माइलेज भी मिलता है, अच्छी खासी पावर भी मिलती है और उसके साथ अच्छी खासी रिलायबिलिटी भी मिलती है, बिकॉज इट्स टोयोटा। अब सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं एंड उसके साथ में वाइपर। तो सबसे पहले एक तो वाइपर का थ्रो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो वाइपर पूरा का पूरा ग्लास कवर कर रहे हैं एंड विंडशील्ड फ्लूइड जो है वो भी इवनली स्प्रेड आउट हो रहा है, ऑडली नहीं हो रहा, जो कि एक अच्छी बात है। एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपको चारों तरफ की विजिबिलिटी बहुत प्रॉपर दिख रही होती है। पैडल शिफ्टर का प्लेसमेंट अच्छा है, रैप्ड स्टीयरिंग जो है ये भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा होता है एंड यू फील नाइस कि यार रैप्ड स्टीयरिंग जो कहते हैं ना, यहाँ से ग्रिप कर लो और नॉर्मल चल रहे हो तो यहाँ से ग्रिप कर लो। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे बटन मिलते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बटन मिलते हैं और यहाँ पर भी। सो हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन है, ऐसा नहीं होता एक बटन दो चीज़ें काम कर रहा है। इस तरफ और इस तरफ जो बटन है, आइए सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में जो MID है, इसको कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं। अलग से हम MID के जितने फीचर्स हैं उनके ऊपर अलग से एक वीडियो बना लेंगे। वॉइस असिस्टेंस, ऑडियो कम ज़्यादा करना, यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन से इनके फंक्शंस को देखना, जैसे सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर लेते हो। बैक और कॉल उठाने जैसे बटन इधर मिलते हैं। इस तरफ नीचे की तरफ आपको मिलते हैं ऑडियो के थोड़े से बटन और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल का बटन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 क्रूज कंट्रोल में ऑप्शन मिलते हैं, अडेप्टिव एंड नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। आप जब नॉर्मल क्रूज कंट्रोल चलाते हो तो आपका यहाँ पर हम आए नॉर्मल के अंदर, यस डी में आ गए हम। और यहाँ पर जब आप नॉर्मल क्रूज कंट्रोल चलाना चाहते हो तो यहाँ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल अभी आप चला रहे हो, देखो आप नॉर्मल क्रूज कंट्रोल यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये जो क्रूज कंट्रोल है इसमें आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, अडेप्टिव नहीं है।
अब मैक्सिमम कारों में आपको अडेप्टिव ही मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा, दोनों नहीं मिलते। वहाँ परेशानी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को अडेप्टिव नहीं चाहिए, उनको नॉर्मल चाहिए, मगर वो परेशान होता है और वो मेरे जैसे से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। इस केस में ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको नॉर्मल अडेप्टिव दोनों मिलते हैं। वहाँ पर मैं कहता था कि इसके ऊपर टेप लगा दो, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो पहली चीज़ हो गई नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। अब इसके अंदर कोई और फंक्शन नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे आप स्पीड कम ज़्यादा करो, सामने वाला व्हीकल स्लो होगा तो आपका व्हीकल स्लो नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सामने की तरफ जो व्हीकल चल रहा है, अभी ना नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में आपका व्हीकल उस व्हीकल के पास गया, वो नहीं रुक रहा, देखो नहीं रुक रहा, मुझे रोकना पड़ रहा है। पर लेन असिस्टेंस नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में भी काम करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ हमारे पास में यहाँ से हमने इसको कर दिया कैंसिल, क्रूज कंट्रोल कैंसिल करने के बाद में यहाँ से हम नॉर्मल, अच्छा ऊपर नीचे वाले बटनों का फर्क, यहाँ से क्रूज कंट्रोल में मैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में आ चुका हूँ। अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है प्रेजेंट का क्रूज कंट्रोल, जो कि हर कार में आपको मिलना चाहिए। एंड आप ये बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैनुअल कार में भी आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिले, जो कि नहीं होता। अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में काम क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रूज कंट्रोल अडेप्टिव में करना है। ऊपर की तरफ यहाँ जो दो बटन है, इसमें पहला बटन जो है, इसके साथ में आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो चालू हो चुका है, और ये हमने करा क्रूज कंट्रोल को एक्टिव। अब देखो हमने 65 की स्पीड को सेट कर दिया, सामने वाला जो व्हीकल है वो चल रहा है करीब करीब अभी 60 की स्पीड में। अब देखो मैंने ऊपर की तरफ पैर कर रखे हैं, हाथ भी छोड़ रखा है, मेरा जो व्हीकल है सामने वाले व्हीकल के रेफरेंस में ही चलेगा। ये जिस भी स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर मैं इस स्पीड को यहाँ से सेट करके 90 भी कर दूँ तो भी ये 60 ही चलेगा, 55 चलेगा अभी तो और प्रिसाइज है। जैसे ही मैं इससे आगे निकलने लगा हूँ, वैसे ही मेरा व्हीकल अब क्रूज कंट्रोल के बाहर आते ही स्पीड गेन कर लेगा और मेरे को 90 अचीव करने में हेल्प कर रहा होगा। मैं वापस इसको माइनस कर देता हूँ। सो प्लस करना है तो प्लस कर लो, माइनस करना है तो माइनस कर लो, कैंसिल करना है तो ब्रेक लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर दो। वापस आपको रिज्यूम करना है, इसको प्रेस करो और वापस रिज्यूम कर दो। दूसरा, इस क्रूज कंट्रोल में आपको एक और फंक्शन जो अच्छा मिलता है, हम इसे 60 कर देते हैं, 60, 65, 70 कर देते हैं। दूसरा फंक्शन इस क्रूज कंट्रोल में आपको इस स्टीयरिंग में जो मिलता है वो और ज़्यादा अमेजिंग है। वो है दोस्तों कि जब आप यहाँ पे क्रूज कंट्रोल चला रहे हो तो सामने वाला जो व्हीकल है इसके रेफरेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक लाइन कर दी, दैट मीन्स दोनों व्हीकल का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर मुझे इस डिस्टेंस को बढ़ाना है तो जब मैं शहर में चलाऊंगा तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, वहीं पर अगर मैं हाईवे पे चलूँ तो डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। तो वहाँ मैं यहाँ पर 4 लाइन्स कर देता हूं। देखो जैसे 4 लाइन करी, दोनों का रेफरेंस सेम है, मगर यहां पर हम दोनों व्हीकल में थोड़ा गैप हो गया। अब ज्यादा गैप कब रखना है, जब आप हाईवे पे चल रहे हो। कम गैप कब रखना है, जब आप इस तरीके के रोड्स पे चल रहे हो जो कि इंटरसिटी और बहुत पास पास है, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव दिल्ली। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ लेन असिस्टेंस मिलता है। अभी हम लेन असिस्टेंस में चल रहे हैं, आप चाहो तो इस लेन असिस्टेंस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ के अंदर यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है जिससे क्रूज कंट्रोल जो है उसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हो। अब देखो इसमें बेसिक फंडा ये है कि इस व्हीकल के रेफरेंस में आप चलो, एक्सेलरेट करके आप आगे की तरफ भी चल सकते हो, एंड जैसे ही आप एक्सेलरेशन छोड़ते हो वैसे ही वापस आपका व्हीकल आपका जो भी पुरानी डिजायर्ड स्पीड थी वहां पर आ जाता है। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 70। अब देखो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फायदा क्या होता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जहां पर बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, सीधे सीधे हाईवे, आपको एक टाइम ऐसे आता है जब नींद आने लग जाती है, उस केस के अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि पहला, एक तो आपका व्हीकल सामने वाले व्हीकल के रेफरेंस में स्लो हो जाता है, दूसरा टर्न के ऊपर आपको हल्का सा असिस्टेंस मिलता है, और अगर आपने लेन छोड़ दी, मान लो झपकी आ रही है, आप थक रहे हो, तो उस केस के अंदर ये आपको अलर्ट कर देता है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्रूज कंट्रोल में अगर आपने अलर्टनेस छोड़ दी, स्टीयरिंग छोड़ दिया, तो एक टाइम ऐसा आता है जब अपने आप आपके व्हीकल का क्रूज कंट्रोल बंद होकर आप स्लो डाउन हो जाओगे। तो इनकेस अगर आप नींद ले रहे हो और ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फायदे में रहोगे। कोने पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको दिख रहा होता है, सबसे पहले वोल्वो में हमने देखा था। यहाँ पर आपको बोल भी रहा है कि स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रखो। अब देखो हल्की सी लेन अपने आप टेढ़ी होकर सीधे होने लगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे व्हीकल ने अपने आप इस चीज़ को सही कर दिया। जो भी साइड से व्हीकल जा रहे हैं इनको सामने की तरफ जो है स्क्रीन यहाँ पर ये ट्रैक डाउन कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है।
अब यहाँ ये जो फंक्शंस मिलते हैं ये आप लोगों को कैसे लगे, क्या क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, क्या सनरूफ होनी चाहिए, जैसे सवालों के जवाब तो देखो दोस्तों आप ही हमको दोगे, बाकी यस फॉर हाईवे पर्पस इट्स वेरी नाइस। अब इसके अंदर आपको पीछे की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है इसके बारे में जो अलर्ट होगा वो भी सारी चीज़ें मिल रही होती है। सो लेवल 2 अडास है जो कि अच्छी तरह काम करता है और आपको हाईवे पर इसको काम में लेना चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों आपको जो अगली चीज़ पे हम चलते हैं वो है कि ब्रेकिंग और साथ के अंदर जो इसका पावर मोड है उसके अंदर व्हीकल की क्या आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है, आइए उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। पर उसके साथ एक चीज़ और टेस्ट करते हैं जो कि है टॉर्क। अब देखो बिल्कुल आपको 206 mm जो टॉर्क मिलता है, अब ये टॉर्क आपको 0 से भागने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पर अगर आप मान लो 90 पे चल रहे हो तो कितनी जल्दी आपका व्हीकल एक्सेलरेट होता है वो भी तो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो आवाज़ बहुत ज़्यादा आपका व्हीकल ओवर रेव करता है, पर ओवर रेव करने के बाद में भी आपका जो व्हीकल है एटलीस्ट वो आपको टाइम पर ओवरटेक करने के लिए कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड यहाँ पर वो प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी सॉल्व कर रहा होता है। सो दोस्तों जैसे हमें खाली पैच मिलेगा इस कार की ब्रेकिंग और इंस्टेंट एक्सेलरेशन को टेस्ट करने के लिए, तब तक हम एक दो चीज़ें और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे यहाँ पर अभी आपको पता चल रहा है कि कब बैटरी पावर दे रही है, कब बैटरी पावर ले रही है, कब इंजन पावर दे रहा है, वो सारी चीज़ें। जिसके अलावा आपको TPMS जैसी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। एवरेज ट्रिप और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आप आगे देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी और उसके साथ में फ्यूल इकोनॉमी जैसी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको स्कोर भी देखने को मिलता है कि आपने व्हीकल कैसा चलाया। देखो आज मैं बहुत ख़राब चला रहा हूँ इसीलिए मेरा स्कोर थोड़ा कम होगा, पर जब मैं हाईवे पर इस व्हीकल को चला कर एक्सपीरियंस करूँगा तो वहाँ पर मुझे करीब करीब क्या चीज़ें मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट टिल नाउ मैं इस व्हीकल को हर एक लेवल पर एक्सप्लोर कर चुका हूँ। मुझे 17-18 तक का भी बहुत अच्छा यहाँ पर माइलेज मिला है। इसके बाद में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर और उसके अलावा यहाँ पर आपको लास्ट के अंदर एक ऐसा मेन्यू मिलता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो फीचर है इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, पर उससे पहले टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेते हैं व्हीकल की। तो यहाँ तो अच्छी खासी खुली जगह है व्हीकल का। देखो दोस्तों बड़ी गाड़ी है पर टर्निंग रेडियस छोटा है, मतलब बहुत बड़ा टर्निंग रेडियस आपको यहाँ पर नहीं मिलता। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड मिलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन बंद करना चाहते हो, पार्किंग सेंसर फ्रंट या रेयर बंद करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल टेलगेट किस एंगल पे सेट करना चाहते हो, उसकी चाइम क्या सेट करना चाहते हो, इवन जो आपका क्रूज कंट्रोल है वो +5 करे +4 करे, किस सेंसिटिविटी में वो ऊपर जा रहा है उसी सेंसिटिविटी में वो नीचे की तरफ आए, जैसी सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो कि टोयोटा की बहुत बड़ी USP है। अलग से किसी दिन उसको एक अलग वीडियो बना के टेस्ट कर लेंगे, पर उसके लिए आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उन सारी सेटिंग्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। सामने की तरफ हल्की सी एम्प्टी रोड है, हम हमारे व्हीकल को रोकते हैं और उसके बाद में पावर मोड जो है इसके अंदर भी इसकी पावर को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले यहाँ पर हम पावर मोड में आ चुके हैं एंड कुछ इस तरीके से आपको 200 km/h की स्क्रीन दिखती है। एंड लेट्स डू दिस। व्हील स्पिन नहीं करते, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली आपको मिल रहा होता है। गियर शिफ्टिंग जैसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी गियर में एक कहते हैं ना कि शिफ्टिंग महसूस हो। एंड पलक झपकने के साथ में हमारा व्हीकल कब 150 टच कर चुका है पता भी नहीं चलता। एंड 160 जिस स्पीड में ये व्हीकल गेन करा है ये फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस है, मतलब बहुत लंबी दूरी नहीं है। सो अगर जिन लोगों को ये लगता है, मतलब मैंने बहुत सारे इस गाड़ी को चलाने से पहले लोगों के मिथ सुने थे कि जो भाई व्हीकल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, हाइब्रिड अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको चलाता हूँ तो इसमें पावर महसूस नहीं होती। देखो पावर तो है मगर आपको उस पावर की एक आदत बेसिक सी नहीं होती कि कहते हैं ना आपको गियर शिफ्टिंग वाली या मैनुअल वाली सी आदत है। क्योंकि हाइब्रिड है तो थोड़ी सी अलग पावर आपको यहाँ मिलती है। अब दोस्तों पीछे की तरफ जो व्हीकल है वो बहुत दूर है। आइए हम क्या करते हैं 110 पर ब्रेकिंग एफिशिएंसी इस व्हीकल की टेस्ट कर लेते हैं। सो हम पूरे व्हीकल के ब्रेक मार के आप लोगों को दिखाते हैं। अब आप ये देखो पीछे की तरफ व्हीकल थोड़ी दूरी पर था। 110 से जैसे ही आप इस व्हीकल को लेकर 0 पर आते हो, आपको ABS EBD प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ में ही रोक रहे होते हैं। आपका व्हीकल टस से मस नहीं होता। और आप देखो मैं जब भी व्हीकल टेस्ट करता हूँ ना, लास्ट के कुछ देर के लिए मैं स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ जस्ट टू टेस्ट इट
कि जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपका व्हीकल राइट या लेफ्ट तो नहीं जाता, एग्जैक्टली वहीं के वहीं आपकी गाड़ी रुकती है। चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं जो कि अपने पर्पस को प्रॉपरली सॉल्व कर रहे होते हैं। सो टिल नाउ व्हीकल प्रॉपरली पास है। आई रियली विश ये जो गिमिक फीचर है ना कि वायरलेस फ़ोन चार्जर आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिलता है, ड्रिल करके उसकी जगह नॉर्मल मिलने लग जाए, थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाए जिसके साथ में आपको 360 कैमरा थोड़ा सा अच्छा मिलने लग जाए, तो इस गाड़ी के साथ में भाई साहब मज़ा ही बिल्कुल अलग है। अब ये तो रहा हमारा एक हाईवे का एक्सपीरियंस, और अब चलते हैं पहाड़ों में और अपने दोस्तों के साथ में इस कार को थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लोर करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं वैसे एक बहुत सारे लोगों का वहम होता है कि जो भाई फ्रंट व्हील ड्रिवन है, अब कई लोगों को इसकी पावर भी कम लगती है, तो क्या ये कार मेरी आराम से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी क्या? सो पहली बात तो ये दोस्तों कि फ्रंट व्हील ड्राइव होकर भी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई हुई है कि आप देख सकते हो कि मैं इस वक्त एक बहुत सकड़े रास्ते जा रहा हूँ, पहाड़ी के रास्ते जा रहा हूँ, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट में रोड भी नहीं है, प्रॉपर ग्रेवल वाला ही सामने की तरफ आपको पार्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे यू विल नोटिस कि रास्ता बहुत ज़्यादा सकड़ा हो चुका है, पर क्योंकि इसमें जो 360 कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें आप यहाँ ढंग से देखोगे तो आपको गाइडिंग लाइन्स मिलती है, इन गाइडिंग लाइंस की वजह से आपका आगे की तरफ जाना बहुत ज़्यादा प्रिसीजन में हो जाता है। एंड सेम टाइम यहाँ पर जो आपको ये 2 गाइडिंग लाइंस मिलती है ये भी आपको एक्यूरेसी दे रही होती है, जैसे आप स्टीयरिंग घुमा रहे होते हो कि आपको राइट जाना है लेफ्ट जाना है। बिलीव मी गाइज ये जगह हो सकती है आपको बड़े ही सादा सी लगे, पर आप एक अंदाजे से चलाना और इस कैमरा से चलाना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। स्पेशली जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तब यहाँ पर गाड़ी लेकर आना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड पीयूष इधर की तरफ दिखा दो कि कितना नीचे की तरफ इलाका आपको कैसा मिल रहा होता है। सो पीछे की तरफ जब आप देखते हो ना तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से गाड़ी गिरेगी तो सीधे के सीधे नाली के अंदर चली जाएगी। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आ रहे हो आप देखो मेरे इस तरफ भी नाली है और उस तरफ भी नाली है, मगर फिर भी मैं आराम से इस गाड़ी को लेकर पीछे की तरफ इधर उधर बिल्कुल भी बिना किसी कॉन्फिडेंस के नहीं जा रहा होता। आराम से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और इधर की तरफ भी आपको एक कैमरा देखने को मिल रहा होता है। अब ये जो 360 कैमरा है इसकी वजह से ऐसी जगह जाना बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन में हो जाता है। अगेन इस तरफ जब आप देख रहे हो कितना ऊंचा वाला पार्ट लगा हुआ है, मगर फिर भी गाड़ी नीचे से टच नहीं हो रही है एंड आराम से हम इस होटल में जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ पर जा पा रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। दोस्तों अब बात करते हैं एज ए को पैसेंजर। सबसे पहले जैसे आप देखते हैं फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको व्यू मिलता है, जिसमें डैशबोर्ड की डिज़ाइन ऐसी मिलती है कि इनकेस अगर आप कहीं रुक के कुछ खाओगे तो भी यू हैव एम्पल ऑफ स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल, जिसके साथ में अच्छी बड़ी साइज़ की एसी वेंट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हल्की सी स्टिचिंग मिलती है जिसके साथ सिल्वर कलर की यहाँ पर एक लाइन मिलती है। जैसे यहाँ देखोगे वैसे बहुत सारा स्पेस मिलता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा फ़ोन आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल रहा होता है। जो चीज़ मुझे मिस आउट होती है एज ए को पैसेंजर वो ये है कि आज के टाइम सारे फ़ोन वायरलेस चार्ज होने की कंपैटिबिलिटी के साथ में आने लग गए और यहाँ पर वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का कहीं पर भी आपको कोई भी जगह नहीं मिलती। आई रियली विश इस कार के अंदर वो चीज़ होती तो मज़ा आ जाता। जैसे नीचे की तरफ देखोगे वैसे यहाँ पर एम्बियंट लाइट आपको मिल रही होती है। एंड कोने पर टोयोटा का बहुत क्रेजी स्वैग मिलता है जिसमें आपको यहाँ पर कोई भी कप रखने की प्लेसमेंट अच्छी मिलती है। अब ये जो एसी की हवा है ठंडी ठंडी, इसकी वजह से वो कप प्रॉपर तरीके से ठंडा भी हो जाता है। आई रियली विश ये जो सेटअप है ये हर एक कार मैन्युफैक्चरर को देना चाहिए। जैसे इधर की तरफ देखोगे सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर भी मिलता है, जिसके साथ फ्रंट की तरह ही यहाँ पर भी आपको एक सिल्वर कलर की पाइपलाइन मिलती है और पाइपिंग मिलती है, सॉरी। और उसके अलावा यहाँ पर हैंडरेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको मिल रहा होता है। यू फील वेरी नाइस, छोटा सा कभी स्पेस, और उसके साथ में यहाँ पर सिल्वर कलर का एक और डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा होता है जो कि इसके एस्थेटिक लुक को एनहांस कर देता है। हार्ड प्लास्टिक के साथ यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कप रखने के लिए, मतलब बॉटल रखने के लिए और उसके साथ मैगजीन्स वगैरह रखने के लिए बहुत सारी जगह मिल रही होती है। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है।
कोई भी लाइट और कूलिंग यहाँ पर नहीं मिलती, पर जो इसकी साइज मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई रियली विश ये भी लॉकेबल होता तो ज़िंदगी आसान होती। अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आपको आगे की तरफ बहुत सारा स्पेस मिलता है, लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है एंड उसके अलावा यहाँ पर परफोरेटेड आपको मिलती है सीट, जिसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट का फ्रंट दोनों सीटों में ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी रहती है थोड़ी सी आरामदायक। इसके अलावा ऊपर की तरफ बहुत बड़ी साइज की सनरूफ होने की वजह से यू फील वेरी नाइस। आपको बिल्कुल ओपन यहाँ पर महसूस हो रहा है। अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो करीब करीब इतना सारा मेरे पास में यहाँ पर आगे हेडरूम मिल रहा होता है एंड उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि ऊपर और नीचे एडजस्टेबल है। कोने पर आपको यहाँ ग्रैब हैंडल मिल रहा होता है, जो कि ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना देता है एंड इस तरफ आपको ऊपर और नीचे सीट बेल्ट एडजस्ट करने का एक मैकेनिज्म मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट थोड़ी नीची है तो भी ये सीट बेल्ट ऐसे आपके ऊपर की तरफ नहीं आ रही होती। 6 एयरबैग्स बना देते हैं इस गाड़ी को वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार, जिसकी वजह से आप और आपके को पैसेंजर बैठने वाले सारे लोग हो जाते हैं थोड़े से और ज़्यादा सेफ। इसके अलावा कार के अंदर और क्या मिलता है, यस जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर जो सनशेड मिलता है, इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहती है एंड ऊपर की तरफ वैनिटी लाइट, जिसकी वजह से रात को इसको एक्सेस करना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रॉब्लम है मगर एक, वो ये है सनशेड जो है ये है इतना सा, और इतना सारा स्पेस आपके पास में बाकी बच जाता है, आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं होता। एंड प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जब भी आप कार चलाते हो तो इस तरफ से आने वाली जो सनलाइट है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब क्योंकि टोयोटा प्रैक्टिकल कार्स बनाता है, इसलिए आई रियली विश इस कार के अंदर भी वो सारी प्रैक्टिकलिटी अगर होने लग जाए तो ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड आउट हो जाए। दोस्तों अब चलते सेकंड रो की तरफ। सबसे पहले अंदर बैठने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिकली जो सीट है इसको आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ आइसोफिक्स सीट माउंट मिल जाते हैं एंड जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे सीट को आगे पीछे करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है। सीट में आगे की तरफ जो आपको अंडर थाई सपोर्ट है उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको यहाँ एक बटन मिलता है, जिससे कि आप पैरों को आराम से रेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच भाई जी। चलो अब दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप सेकेंड रो में बैठते हो बिल्कुल बॉस वाली आपको यहाँ पर फीलिंग मिलती है। हमारे साथ में सारे के सारे हमारी टीम बैठी हुई है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रैक्टिकली जब आप घूमने के लिए जाते हो तो कार के अंदर क्या सारी चीज़ें हैं जो सेकंड रो में मिलनी चाहिए, या मुझे ऐसे लगता है कि इनोवा हाई क्रॉस में और होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देखते हो बहुत बड़ी साइज़ का आपको ग्लास मिलता है, क्लोस्ट्रोफोबी नहीं होती, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है एंड यहाँ पर आपको एक सनशेड मिल जाता है। एक काम करते हैं सनशेड को यहाँ पर लगा भी देते हैं। ऊपर की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है एंड ऊपर की तरफ यहाँ एसी वेंट होने की वजह से एयर थ्रो बहुत अच्छा होता है। ग्रैब हैंडल और उसके साथ में कोट टांगने का पॉइंट मिल रहा होता है एंड यहाँ से लेकर वहाँ तक की बहुत बड़ी साइज की आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है। अब देखो दिन में तो सनरूफ का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, भारत देश में तो स्पेशली, मगर रात को सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना ओपन फील हो रहा होता है। रोड की हालत आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ख़राब रोडों की हालत है, मगर फिर भी सरप्राइजिंगली ना गाड़ी के अंदर कंफर्ट बहुत अच्छा है। 2-3 बातें ऐसी थी जो मुझे थोड़ी सी अलग लगी। वो ये थी कि जब 7 लोग बैठते हैं ना गाड़ी में और फुल लगेज रखते हैं, उसके बाद रियर सस्पेंशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव ज़्यादा कर रहा होता है, पर टेक्निकली देखा जाए तो अब आप ये मानकर चलो कि करीब करीब गाड़ी के अंदर 700 kg, अगर एक मेजर देखा जाए 700 kg वेट एक्स्ट्रा अगर आप होगा, 700 भी नहीं तो 600 मान लो, 600 kg एक्स्ट्रा गाड़ी के अंदर वेट होगा, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे सस्पेंशन तो होगा ही होगा। आगे की तरफ हल्का सा हमको गार्डन जैसी फीलिंग आए, इसीलिए यहाँ पर आपको हल्की सी ग्रास मिल जाती है। हमारे थे तो थोड़े से प्लांट्स लेकर आ गए थे। मैगजीन होल्डर मिलता है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर देता है। नीचे की तरफ हाइब्रिड की जो बैटरी है वो यहाँ पर लगी हुई है। आपके पैर जो हैं वो ऊपर की तरफ या तो आप यहाँ रखो, नीचे रखते हो तो यहाँ पे आप कंफर्टेबल बैठे हो। पीछे वाली जो सीट है इसके अंदर आपको मिलता तो परफोरेटेड मटेरियल है, मगर यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स अभी भी मिसिंग है। आई रियली विश जल्दी ही आ जाए। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे सॉफ्ट टच मटेरियल, अच्छा सॉफ्ट टच जैसा दिखता है, हार्ड टच है,
मगर ब्राउन कलर का है, जिसके साथ यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलता है। दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिसके साथ पावर विंडो स्विच और अच्छी खासी यहाँ पर आपको जगह मिलती है हाथ रखने की, कभी स्पेस मिल रहा होता है। एंड इसके अलावा नीचे की तरफ बॉटल रखने की आपको यहाँ पर जगह, एंड यहाँ पर भी बहुत सारी जगह मिलती है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। अब रेयर सीट के कंफर्ट को एनहांस करने के लिए जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे आपको एक तो हैंड रेस्ट मिलता है, जिसको आप नीचे कर लो, अगर आपको यहाँ चाहिए पीछे लो और वापस सेट करो तो यहाँ पर कर लो, जिसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी और ज़्यादा कूल हो जाती है। नहीं तो इसको बीच में से ऐसे कर लो। एक यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म मिलता है पीयूष, मुझे लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा कूल चीज़ है। ये परफेक्ट है। ये देखो इतना इजी कर देती है आपको चीज़ें एक्सेस करने के लिए। तो आप अगर कुछ जूस पीते हो, कुछ करते हो, तो आप यहाँ पे आराम से रख देते हो और बाद में ये वापस से नीचे भी हो जाता है। यस, तो मैं बताता हूँ, इसके लिए बटन है यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पर है यार, कहाँ पर है? सो यहाँ रहा, ये रहा। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, उसको प्रेस करो, इसको ऐसे लगा दो एंड नीचे की तरफ मिलता है आपको मैंगो। अदरवाइज आप क्या करो दोस्तों, इसको वापस स्ट्रेट करो, 2 कप यहाँ रखने की आपको जगह, और उसके साथ यहाँ सेलफोन रख लो, टैबलेट जैसी चीज़ें रख लो। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, आई रियली विश आने वाले टाइम पर फेस लिफ्ट के अंदर यहाँ पे अगर वायरलेस फ़ोन पैड आने लग जाए ना, तो रेयर में जो बॉस बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। दूसरा देखो दोस्तों, गाड़ी में और कुछ चीज़ें अगर एड ऑन होती है, उसकी वजह से ना चीज़ें और अमेजिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपने बॉस के लिए गाड़ी बनाई, एक तो मारुति की कारों में टिंटेड ग्लास आने लग गए, उसी तरीके से टॉप मॉडल के अंदर अगर इस कार के अंदर भी टिंटेड ग्लास आने लग जाए, मज़े आ जाएंगे। दूसरा, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर अगर एरोप्लेन स्टाइल एक ट्रे आने लग जाए, उस ट्रे के ऊपर आप लैपटॉप पे काम कर सकते हो, बैठ सकते हो, चीज़ें रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, वो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाता है। एंड इवन क्लाइंट भी बैठे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। एक अच्छी बात यह है कि आपको इस कार के अंदर डुअल जोन एक अलग क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा होता है, फ्रंट के लिए अलग एंड रेयर के लिए यहाँ पर अलग क्लाइमेट कंट्रोल। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ से आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हो। बहुत ही स्टर्डी अच्छे यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं, जिसके अंदर आप इस लाइट का कम ज़्यादा कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो और ऑटो में इस क्लाइमेट कंट्रोल को सेट कर सकते हो। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पर USB-C एंड USB-C, 2 USB-C नीचे की तरफ मिल जाती है। सो पीछे की तरफ जो भी लोग बैठते हैं उनका फ़ोन चार्ज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड दोस्तों आप देखो, पीछे की तरफ लगेज रखने के बाद में भी जो रास्ते में हमने शॉपिंग करी, बहुत सारा सामान रखने के लिए यहाँ पर भी बहुत सारी जगह थी, ताकि हम अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं उसको प्रॉपरली अकोमोडेट कर सकें। अब अगर मैं हेडरूम की बात करूं, 165 मेरी हाइट है सेंटीमीटर्स के अंदर, करीब करीब मेरे पास में इतना सारा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा होता है। एंड दूसरी अमेजिंग चीज़ क्या है कि कोने पर जो आपको बटन मिलता है, इसको आप आगे प्रेस करोगे तो आपके पास में यहाँ पर लेग सपोर्ट मिलने लग जाएगा। एंड इसके अलावा अगर पीछे की तरफ कोई नहीं बैठा तो आप क्या कर सकते हो, इस सीट को प्रॉपरली ऐसे करके थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकते हो, ताकि आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। पीछे वाले लोग आपको अगर अलाउ करे, पीछे वाले लोग अगर आपको अलाउ करे तो आराम से आप रेस्ट करते हुए अपनी जर्नी को और ज़्यादा अमेजिंगली इंजॉय कर सकते हो। अब ये तो रहा हमारा सेकंड रो का कंफर्ट। अब इसके अंदर क्या सारी चीज़ है जो आई रियली विश चेंज होनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो एडजस्टमेंट है सीट रिक्लाइन करने का, प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप थर्ड रो में बैठने की कोशिश करते हो ना, तो वो सीट बहुत स्लो जा रही होती है, जो कि थोड़ा अनोइंग हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अगर इलेक्ट्रिक में आपका जो पैसा लग रहा है मत लगाओ, उसकी जगह मैनुअल कर दो, ताकि ये वाली जो सीट है इसको आप थोड़ा सा पीछे कर सको, आराम से कंफर्टेबली उसको रिक्लाइन कर सको और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाए। अब ये तो रहा दोस्तों सेकंड रो का कंफर्ट। अब चलते हैं पीछे की तरफ और आइए पीछे वाले लोगों के साथ में बैठ के चेक करते हैं कि पीछे 3 लोगों के लिए कितनी जगह मिल रही होती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के अंदर। सो दोस्तों अब चलते हैं सीधे की सीधे थर्ड रो की तरफ। सबसे पहले नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है, जिसपे पैर रखना आसान हो जाता है और कोने पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। इन केस अंदर की तरफ चढ़ना हो तो इसको पकड़ के आप अंदर की तरफ चढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्त्रियों, हमको पीछे की तरफ जगह देने के लिए। सो अगर बात करें तो पीछे हस्ट पुश 3 लौंडे तो देखो नहीं बैठ सकते, मगर 3 लोग अगर नॉर्मल हाइट हेल्थ के हो, थोड़े फिटनेस फ्रीक, तो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, वैसे यू विल नोटिस कि यहाँ पर आपको
बहुत सारा कभी स्पेस मिल रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको एक मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, जो कि ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान कर देता है। पीछे की तरफ आप इसमें चार्जिंग पोर्ट लगा सकते हो, उसके साथ में DC टू AC कन्वर्टर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको सनग्लास वगैरह रखने की भी जगह मिलती है एंड सेम टाइम आपको एक प्रॉपर 1 लीटर की वाटर बॉटल रखने के लिए भी स्पेस मिलता है, जो कि ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हेडरूम की और उसके साथ में लेग रूम की। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो करीब करीब इतना सा मेरे पास में हेडरूम मिल रहा है। और अगर लेग रूम की बात करें तो हालांकि इस लेग रूम को इस वाले बटन को प्रेस करके मैं आगे पीछे सेट कर सकता हूँ, पर वो बॉस अलाउ करेंगे तो ही वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो बॉस के पास में भी अरेंजमेंट नहीं होता। सो आई रियली विश जो सेकेंड रो है इसमें अगर बॉस फंक्शन होता, जिससे आप फर्स्ट रो की सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते, तो थोड़ा और प्रैक्टिकलिटी सॉल्व हो जाती। पर ठीक है, हमारे पास तो ये वाला शस्त्र है। सो यहाँ से हम इस सीट को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इन केस उतरने के हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाती है। दूसरी तरफ जो मैं सेकंड रो में बैठ के बात कर रहा था, अगर मैंने इस सीट को आगे कर दिया, उसके बाद मुझे इस सीट को हल्का सा आगे और पीछे करना है, तो इलेक्ट्रिकली ही मैं इस सीट को यहाँ पर लेकर जाऊँगा, अदरवाइज मैं इधर से निकल जाऊँगा। जैसे हम बात कर रहे थे 3 लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर बैठे हुए एंड आप ये सोचो कि ऑलरेडी हमने करीब 600-700 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया, राइट? सो 700 किलोमीटर ट्रैवल करना गाड़ी में बैठ के कंफर्टेबल है ना? नाइस। ये मैं नहीं बोल रहा, पर मेरे साथ वाले बोल रहे हैं। एंड ये पेड वेड वाला कोई सिस्टम नहीं है। आई एम सो मच थैंकफुल कि एटलीस्ट हम सब ने इस कार को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करा। यहाँ पे जैसे आप देखते हो दोस्तों, वैसे आपको एक तो हेडरेस्ट मिल रहा है, तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट है और तीनों लोगों का जो हेडरेस्ट है वो ऊपर और नीचे एडजस्टेबल है। ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसके साथ में थर्ड रो में आपको जो AC वेंट मिलती है, फेस पे एयर बहुत अच्छे तरीके से आती है। एंड फ्रंट रो वाला जो AC वेंट है वो भी पावरफुल है और बिल्कुल सीधा, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आता, इसलिए यहाँ से भी आपको अच्छी खासी हवा मिल रही होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि आपको यहाँ पर जो स्पेस मिलता है उसके अलावा नीचे की तरफ अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट मिलता है। एंड किसी भी कार में थर्ड रो जो है वो अंडर थाई सपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती है। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप नॉर्मल हाइट के बैठोगे तो विल बी वेरी कंफर्टेबल। आई रियली विश इस कार के अंदर अगर मुझे बसॉल्ट आती है सिट्रोइन की उस तरीके से, अगर ये जो सीट वाला एडजस्टमेंट है, अगर इसमें कोई कस्टमाइजिंग ऑप्शन होता है ना, कि मैं हल्की सी सीट के इस पार्ट को ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकता, तो प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो सकती थी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है, जो कि येलो कलर के अंदर है। एंड बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ पर 2 पॉइंटर की जगह 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है, जो कि हम सबकी सेफ्टी को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ, आई एम सो हैप्पी कि ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर करी गई है, इसकी वजह से थर्ड रो के अंदर भी कंफर्ट है। एंड सेकंड रो क्योंकि आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, तो पटापटू के थोड़ी सीट आगे पीछे हम कर सकते हैं। सो ये तो रहा दोस्तों हमारे थर्ड रो का कंफर्ट। पीछे की तरफ यहाँ पर भी अगर आपको और सामान रखना है तो यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, बस ड्राइवर भैया की विजिबिलिटी को खराब नहीं करना है। तो ये तो रहा हमारे कंफर्ट की बात। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे लाइट्स के थ्रो को देखने के लिए। जैसे अंधेरा होगा उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि लाइट्स का थ्रो कैसा है। सो दोस्तों आ चुके हम हार्डकोर ट्रैफिक में, और क्योंकि इस वक्त हिल स्टेशन में ऐसे टूरिस्टों का सीजन चल रहा है कि आप देख सकते हैं उधर से भी रोड ब्लॉक्ड है और इधर की तरफ से भी लगातार ट्रैफिक है। एंड पिछले 15-20 मिनट से हम लगातार एक जगह पे खड़े थे, जस्ट बिकॉज ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसलिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहती है, कार चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड इधर की तरफ 1-2 चीज़ें ऐसी है जो थोड़ी अलग महसूस होती है। सबसे पहले एक तो यहाँ पर जो आपको कैमरा मिलता है, इसकी वजह से आप ट्रैफिक में भी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होके अपनी गाड़ी को चला पाते हो। आप देख सकते हो सामने वाली और मेरी गाड़ी में हालांकि एक रेफरेंस लग जाता है जब इंसान गाड़ी चलाता है, पर फिर भी यहाँ पर जो गाइडिंग लाइंस मिलती है ना, ये आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर देती है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जब भी आप अपने व्हीकल को चला रहे होते हो, या तो आप ये वाला मॉनिटर रख लो, पर जैसे आपकी गाड़ी हल्की सी स्पीड आ रही होती है वैसे आपका GPS चल रहा होता है शहर के अंदर। सो GPS के अंदर आपको जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है वो मैप दिखाने लग जाता है, जैसे हल्की सी स्पीड में आता है, स्लो होते ही वापस यहाँ पर रुक जाता है।
सम टाइम इट्स अनोइंग, पर मुझे पर्सनली ना ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा। स्टीयरिंग का फीडबैक शहर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद में भी स्टीयरिंग को इधर से उधर काटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह जब आप एकदम से कहते हैं ना ब्लैंक स्पॉट में कि यार ब्लैंक स्पॉट है, यहाँ पर आप गाड़ी फिट कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसकी साइज़ के कंपैरिजन में। मतलब इतनी बड़ी कार होकर भी इस कार को एकदम से ट्रैफिक में चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओवर वीएम विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी देते हैं और बहुत बाहर नहीं निकले हुए, जिसकी वजह से कोई व्हीकल के टच नहीं होते, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखा रहे होते हैं। सो दोस्तों, दिन भर कार चलाने के बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लाइट्स का थ्रो कैसा है। तो सबसे पहले मेन लाइट ऑफ करते हैं। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखेंगे वैसे आपको डिसेंट एलईडी लाइट का यहाँ पर थ्रो देखने को मिलता है। वहीं हाई बीम की असिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है नॉर्मल के कंपेयर में। ऑटो हेडलैम्प मिल रहे होते हैं एंड सेम टाइम नीचे के फॉग लैम्प की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर थ्रो नहीं मिलेगा, पर डिसेंट आपको फ्रंट के अंदर थ्रो मिल रहा होता है इन लाइटों का। अंदर की तरफ भी आएंगे, पहले बाहर की तरफ लाइट्स दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि आपको कंटेंट के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाएं जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं दिखा रहा होता। फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार की गाड़ी में लाइट्स मिलती है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी लाइट और अपग्रेड हो सकती है। एंड फॉग लैम्प मैंने स्पेशली देखा बहुत सारे लोगों ने अपनी हाई क्रॉस में ऑलरेडी अपग्रेड करा रखा है। जैसे ही पीछे की तरफ आप चलते हो वैसे कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पर टेल लैम्प देखने को मिलती है। खूबसूरत है, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम ये भी कनेक्टिंग आ जाएगी। ट्रंक में भी आपको एक लाइट मिल रही होती है, जिसकी वजह से सामान रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर हैज़र्ड लाइट ऑन करते हो वैसे ही आपको सबसे पहले साइड विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। आपको मिरर के अंदर जो लाइट मिलती है इसकी वजह से ज़िंदगी आसान होती है। एंड फ्रंट में बहुत बड़ी साइज़ के जो इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब कार का लुक थोड़ा सा और ज़्यादा मैसिव दिख रहा होता है। वहीं पर जैसे आप रेयर के अंदर देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको हैलोजन बेस जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल रहे होते हैं और ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, जिसको मैं यहीं दिखा देता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं क्या करूँ। सो यहाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, जिसकी वजह से रात को विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड मारुति सुजुकी की कारों में जो छोटी वाली लाइट आती है वैसे वाली आपको अंदर की तरफ लाइट मिलती है। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक तो फ्रंट स्क्रीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एंड यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसको आप अगर प्रेस करके रखते हैं तो आप मैन्युअली फ्रंट वाली स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है वो यहीं से ही कम कर सकते हो, जिसके बाद में रात को कार चलाना आसान हो जाता है। फ्रंट स्क्रीन की भी बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 लाइट्स मिल जाती है जो कि ज़िंदगी को थोड़ा आसान कर देती है। पर्सनली मुझे ये वाली जो रीडिंग लाइट है पसंद आई है। अच्छी खासी यहाँ पर विजिबिलिटी रहती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। एंड यहाँ पर जहाँ पर कप रख रहे होते हो यहाँ पर भी क्यूट सी एम्बिएंट लाइट है, यहाँ पर भी क्यूट सी एम्बिएंट लाइट है, जो कि बेसिकली पर्पस पूरी तरह सॉल्व कर देती है। एल्यूमिनेशन अच्छा खासा आपको मिलता है, पर फनी फैक्ट ये है कि सारे एल्यूमिनेशन में आपको लॉक अनलॉक के बटन में एल्यूमिनेशन नहीं मिलता। एंड पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि रात को अनलॉक और लॉक करने के अंदर इस बटन में एल्यूमिनेशन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके अलावा कार में जैसे ही आप पीछे की तरफ चलते हो वैसे दोस्तों यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी लाइट मिलती है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर रूफ में जो ब्लू कलर की 2 लाइट मिलती है, दिखने में अच्छी है। कई बार मुझे ऐसा लगता है थोड़ी और लंबी हो सकती थी, पर फिर भी प्रैक्टिकली पर्पस भी सॉल्व करती है। एंड गाड़ी के अंदर मार्कर लाइट की तरह काम करती है कि कहाँ तक आपकी सनरूफ खुलेगी और बाकी कहाँ तक आपकी मून रूफ होगी, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। आई होप ये लास्ट एफर्ट जो है हमारा लाइट्स के थ्रो के लिए वो थोड़ा इस पूरे कंटेंट को थोड़ा और डिटेल बनाया है। आइए अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सो दोस्तों, दिन और रात अकेले और सारे पैसेंजर के साथ में बैठ के इस गाड़ी को हर लेवल पर जो हमने एक्सप्लोर करा उसमें करीब करीब हम 1500 किलोमीटर इस व्हीकल को चला चुके हैं। लॉन्ग ट्रिप के लिए व्हीकल बना हुआ है, सो लॉन्ग ट्रिप पे भी चलाया, शहर में भी चलाया। और अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो व्हीकल का लुक बहुत अच्छा है, लाइट्स का थ्रो भी अच्छा है, पर मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि फॉग लैम्प को अगर थोड़ा और पावरफुल कर दिया जाए, प्रोजेक्टर्स आ जाएं, तो उससे थोड़ा सा विजन और ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। जिसके अलावा अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो मुझे इस व्हीकल में कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। टोयोटा के रिलायबिलिटी इस व्हीकल में आपको
एग्जैक्टली हर एक जगह महसूस होती है कि आपका व्हीकल हर एक सिचुएशन में चलने के लिए कैपेबल है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इसके एक प्रीमियम वेरिएंट बना के वो सारी चीज़ें अगर निकाल भी दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल टेलगेट ना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है कि क्लाइंट अगर बैठ रहे हैं तो डायरेक्टली वन टैप करते ही आपका काम हो जाता है। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ व्हीकल में जो सेकंड रो की सीट में रिक्लाइन का फंक्शन आपने इलेक्ट्रिकली कर रखा है, मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। पीछे की तरफ थर्ड रो में जब कोई बैठ रहा होता है हरदम कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सी महसूस हो रही होती है। अगर टम्बल डाउन जैसा कोई फंक्शन होता तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती। अब बात करें फ्रंट रो की, तो अगर डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो डैशबोर्ड में बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी है, मगर जो स्क्रीन है, जो 360 कैमरा का रेजोल्यूशन है, वो आज के टाइम कॉम्पिटिटिव व्हीकल के कंपेयर में थोड़ा और अच्छा हो सकता है, गुंजाइश है। जिसके अलावा इस व्हीकल के अंदर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग नहीं मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा लैग है आज के ज़माने में। एंड आई रियली विश सेकेंड रो की सीट के अंदर भी अगर वेंटिलेशन फंक्शन आ जाए तो इस कार की प्रीमियमनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अब ये तो रही हमारी सारी बातें। कार का पावर टेरिंग जो है उसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखो अगर आपको पावर चाहिए तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा, माइलेज चाहिए तो पावर नहीं मिलेगा। करीब करीब 15 का इस गाड़ी का जो माइलेज हमको मिला है, जो कहीं 17-18 भी शो हो रहा था, कहीं 12-13 शो हो रहा था, तो एवरेज अगर निकाले तो हमें 15-16 का जो इसमें माइलेज मिला वो किसी भी ऑटोमेटिक पेट्रोल कार के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा रियल फैक्ट है। 35 लाख रुपए करीब करीब जो इस कार की कॉस्ट आती है वो है तो ज़्यादा, मगर फिर भी आप कई सालों तक इस व्हीकल को जो चलाते हो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लगातार चलाओगे तो उसका पैसा वसूला जा सकता है। कार का इलेक्ट्रिक के अंदर स्लो चलना, उसके अलावा डायरेक्टली ऑन ऑफ होना आपको कहीं पर भी अनोइंग नहीं लगता और इस कार को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है, क्या सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, कौन कौन से नए कलर है जो कंपनी को इस कार में इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, और क्या वो सारे फीचर हैं जो कि आने वाले टाइम आप अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में देखना चाहते हो, नीचे की तरफ कमेंट कर दें। आई रियली विश ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे एफर्ट अच्छे लगे हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रैक्टिकली बहुत अलग अलग टेरेन पे हर एक कार को एक्सप्लोर करते हुए हम जो कंटेंट बनाएंगे उसमें आप लोगों की ऐसा ही हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक इजाज़त दो, सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे ही अमेजिंग जिम कॉर्बेट की खूबसूरत लोकेशंस को आप भी हमारे साथ एक्सप्लोर करो, जिसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम जो है वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डायरेक्ट 1-to-1 बात पूछनी हो तो वहाँ से पूछ भी लीजिएगा, जैसे हमें समय मिलेगा हम उन सारे सवालों के आपको टाइम पर जवाब भी देते रहेंगे। अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।